हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे तरीके से चल रही होगी। और सीयूटी का जो कि एग्जाम जो है बेटा आपका टेंटेटिव है 8 मई से लेके 1 जून तक। ठीक है, देखिए कभी भी एग्जाम हो सकता है, अभी तक शायद डेट कभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक, तो जब तक एग्जाम डेट कंफर्म नहीं होता है आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। जितने भी पी बाई क्यूज है उनको सॉल्व करिए। ठीक, पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया मिल जाता है, पीवाईक्यू जब भी आप करेंगे तो उससे आपको आइडिया ये मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ठीक, ताकि आप अपने प्रिपरेशंस को उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू इस चैनल पे जो है सीयूटी का जो पीवाईक्यूज है वो लेके आ रहा हूँ, सॉल्यूशंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। जो ये पेपर है हमारे पास है बेटा, ये 9 जून 2023 का पेपर है। शिफ्ट थर्ड है ना, थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। और इसमें करीब हम लोगों ने कल 28 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 24 का जो पेपर है वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, ये 23 का सॉल्यूशंस है। तो अगर इससे पहले के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा तब चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। सारे वीडियोस सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। ठीक है, क्वेश्चन 28 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कशंस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास। यहाँ पे पूछा गया था कि अ सोर्स emit sound of frequency 600 hertz inside water. The frequency heard in air, मतलब velocity of sound in water is कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड विल में। ठीक है, देखो अब सिंपली जो साउंड है वो वाटर से किस में जा रहा है भाई, एयर में जा रहा है। साउंड वाटर से किस में जा रहा है, एयर में, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर साउंड का मीडियम चेंज होता है या किसी भी वेव का, चाहे वो लाइट है या कोई अदर वेव्स है, जब भी वो मीडियम चेंज करता है तो उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है और आपका जो है वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक, क्योंकि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। आपका न्यू जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर होगा, 600 हर्ट्ज। एयर में भी आपको जो साउंड सुनाई आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितना आएगा भाई, 600 हर्ट्ज सुनाई देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन with speed of 100 meter per second along x-axis and pass undeviated. ठीक, the strength of magnetic field is 5 Tesla and it acts along z-axis. Give the electrical field, मतलब electric field in vector notations indicating its magnitude as well as direction. देखो ये क्वेश्चन वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सॉरी क्या लिख दे रहा हूं, ठीक, वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है, वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक, और वेलोसिटी सिलेक्टर का ये क्वेश्चन है तो सिंपली क्योंकि अनडेविएटेड है, कोई डेविएट नहीं हो रहा अपने पास से। अगर अनडेविएट नहीं होता है तो उस केस में वेलोसिटी v जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v इंटू बी। तो v हमारा है यहाँ पे, वेलोसिटी है 100 और v है हमारा देखो 100। ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 5 टेस्ला का है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 500 न्यूटन या बोल्ट पर मीटर, है ना, बोल्ट पर मीटर। अब डायरेक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी वेक्टर एक्स के लॉन्ग है ना, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड के लॉन्ग है। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इट मींस ई जो होगा वो y एक्सिस पर होगा। तो इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 500 j कैप
बोल्ट पर मीटर, जेकब बोल्ट पर मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 500 बोल्ट पर मीटर जे कैप होगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा वेलोसिटी सिलेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, एन एसी करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, दी आरएमएस करंट इज गिवन बाय। ठीक, इसका आरएमएस करंट क्या होगा, इसका आरएमएस करंट आपको फाइंड करना है। आरएमएस करंट क्या होगा, तो चार ऑप्शंस आपके पास दे रखा, 1/√2 I1 प्लस I2, 1/√2 I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, 1/√2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का 1/2, और 1/2 I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, इस अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा, सिंपल देखो, आई आर एम एस, ये जो करंट है I1 और I2, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा, एंड देन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा आरएमएस वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ये 1/√2 हो जाएगा, ब्रैकेट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/√2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर की पावर 1/2, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फ्रीक्वेंसी इन UHF रेंज नॉर्मल प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ ग्राउंड वेव, स्काई वेव, सरफेस वेव या स्पेस वेव। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जो वेव्स होता है वो नॉर्मली कहां प्रोपेगेट्स किया जाता है, इसका बताइए जल्दी से। ठीक, पढ़े, तो UHF जो हाई रेंज नॉर्मली वेव्स होता है वो स्काई वेव्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक, तो स्काई वेव्स जो है इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, आकाश तरंगे हम इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक, 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। देखो एक्सरेज होता है, गामा रेज होता है, माइक्रोवेव होता है, बट कैथोड रेज नहीं होता है। ये कैथोड रेज जो है ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, ही वांट टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ स्पेक्टल्स वुड बी। ठीक, चश्मे का जो फोकल लेंथ होगा वो आपको फाइंड करना है कितना होना चाहिए। तो कह रहे एक पर्सन जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है भाई, 50 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब अगर कम से कम अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर बुक रखी हुई है तो वो इजीली पढ़ सकता है, लेकिन कह रहे कि बुक को उसको 25 सेंटीमीटर पे ही रख के पढ़ना है, तो उसके लिए उसको चश्मा यूज करना पड़ेगा। तो चश्मे का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो सिंपल अगर हम बात करें, देखो अगर 25 सेंटीमीटर पे अगर बुक रखा हुआ है तो चश्मा जो आप पहनोगे, जो लेंस उसमें यूज करोगे, वो लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहां बना देगा, 50 सेंटीमीटर पे बना देगा। ठीक, तो ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा वी हो जाएगा। ठीक, और दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो लेंस के फ्रंट पे होगा, लेंस के सामने होगा। तो फोकल लेंथ यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/माइनस का 50 माइनस 1/25 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/50, 1/50 प्लस 1/25, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 50, तो 50 एकम 50, 25 टू जा 50 है ना, तो 1/50, तो ये आपका जाएगा f इज इक्वल टू दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लेंस आप यूज करोगे उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए प्लस का, तो ऑप्शन नंबर
सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 2 सेकंड इज, मतलब फर्स्ट 2 सेकंड में उस किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपली करंट टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू क्या था बेटा, डी क्यू ओवर डी टी, है ना। तो अगर मैं यहां से बात करूं डी क्यू की, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो क्यू इज इक्वल टू जगह इंटीग्रेशन आई डी टी दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 5 इंटू डी टी। ठीक, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये जाएगा 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5t। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितने सेकंड में पूछा भाई, 2 सेकंड में। तो t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। देखो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और 5 टू जा 10, तो 8 4 12, 12 और 10 22, तो 22 कूलम चार्ज जो है अब आपका फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, ठीक, ग्लास स्लैब में अगर कोई रे एंटर करता है एयर से, इट वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, नाइदर इट्स वेवलेंथ और इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इसलिए इंक्रीज नहीं होगा, और वेवलेंथ चेंज होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, ए और बी। क्या बचता है, ए और बी। ठीक, तो ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, एयर से किसमें, ग्लास में एंटर कर रहा है। अगर ये एयर से ग्लास में अगर एंटर करेगा तो सिंपली लैम्डा मीडियम दैट इज व्हाट, लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू होता है लैम्डा वैक्यूम बाय एन, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा मीडियम जो है ये डिक्रीज होगा, एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस एन टाइम्स, एन टाइम्स वेवलेंथ का हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminate a metal of work function 0.5 electron volt. The ratio of maximum kinetic energy emitted electrons will be, मतलब उन दोनों फ्रीक्वेंसीज की वजह से जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक, वो जाएगा फोटोन की एनर्जी 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और इन दोनों का रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो पॉइंट हटा देना 0 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4। ठीक, तो जो रेशियो होगा ये 1/4 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला हमने यूज किया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एंड देन दोनों का क्या करेंगे, हम रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। द कैपेसिटर ऑफ टू the capacities of two capacitor are C1 and C2 and their respective potential are V1 and V2. If they are connected with a wire, then the loss of energy is given by, ठीक, दो कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल V1 V2 है, कैपेसिटी C1 C2 है, कितना एनर्जी लॉस होगा वो आपको फाइंड करना है। देखो एनर्जी लॉस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था, डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो एनर्जी लॉस अगर हम चेक करें यहाँ पे तो सिंपली ऑप्शन हमारा जो बनता है ये एक ही ऑप्शन बनता है सी, क्योंकि इसी में V1 माइनस V2 का स्क्वायर गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे, कह रहे वी कैन रिड्यूस एडी करंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बाय, ट्रांसफार्मर के कोर में जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस एडी करंट को आप किस तरीके से रिड्यूस करोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, टेकिंग लैमिनेटेड कोर, मेकिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यूजिंग अ वीक एसी एट हाई पोटेंशियल। ठीक, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक, लैमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है, लैमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 के, है ना, रूम टेम्परेचर से 100 केल्विन तक हमने क्या करा, इसको कूल डाउन किया। द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉपर इंक्रीजेस एंड जर्मेनियम डिक्रीजेस, कॉपर डिक्रीजेस जर्मेनियम इंक्रीजेस, ईच ऑफ देम इंक्रीज ईच ऑफ देम डिक्रीज। देखो कॉपर हमारा मेटल है, जर्मेनियम जो है हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी के बेसिस पे आपको पता चला कि जर्मेनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और मेटल का क्या होता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक, तो ये याद रखना, दोनों का अपोजिट नेचर शो होता है, तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा कॉपर का, और जर्मेनियम का क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे थ्री चार्जेस Q माइनस क्यू क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, what is the magnitude of force on charge placed at position 3 due to the presence of other two charges। ठीक, इस 3 पे जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो ये Q चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में F4 से, ये Q चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F4 से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिंपल, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी आपका सेम है। तो F जो होगा ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ आपका दे रखा है L, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा यहां से, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा F नेट होगा, ये हो जाएगा बेटा √3F, क्या होगा, √3F। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो √3F हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर। K का वैल्यू अगर मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं तो ये सिंपली हो जाएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब Q इंटू Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा बाय एल स्क्वायर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट है, √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस विल हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक, इसमें से कौन से रेडिएशंस का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर शो करता है, कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर शो करेगा। देखो गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये सबसे ज्यादा है, किसकी, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, ये मोटी से मोटी थिक शीट को भी क्या करता है, इजीली ये क्रॉस कर जाता है, तो इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेस की सबसे ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन से, हॉट वायर voltmeter measure the voltage across the inductor and capacitors and resistors are 150 volt, 100 volt and 50 volt across a series LCR circuit. If resistance is 100 ohm, the current in the circuit is, सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, देखो तो सिंपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वोल्टेज दे रखा है, हमारे पास एक सर्किट है, LCR सर्किट है, LCR सर्किट हमारे पास है, इस L के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 150 वोल्ट है। ठीक, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये हमारा 50 वोल्ट है, कितना है ये 50 वोल्ट है। ठीक, और जो रजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है हमारा कितना है, रुक जाओ,
कैपेसिटर के क्रॉस 100 है और वो इसमें रजिस्टर के क्रॉस कितना है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट जस्ट। देखो कैपेसिटर के क्रॉस 100 वोल्ट है, ठीक, और रेजिस्टेंस के क्रॉस 50 वोल्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम का है। तो आपसे पूछा है बताओ सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। तो सिंपल, सर्किट में जो करंट फ्लो होगा आई दैट इज वी बाय आर। वी कितना रजिस्टर के क्रॉस 100 है, सॉरी 50 है, ठीक, और रजिस्टर का जो वैल्यू दे रखा है ये 100 दे रखा है, तो 50/100 तो ये जो 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा, 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितना करंट देखो इस रजिस्टर में से पास होगा उतना ही बाकी सब में से पास होगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट द सेम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होता है इन ऑल मीडियम, इन ऑल इंटेंसिटीज इन वैक्यूम, सॉरी फॉर all intensities in vacuum, for all frequencies in vacuum, for all wavelengths in vacuum। तो कह रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, इन ऑल मीडियम, सारे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम नहीं होगा। फॉर ऑल इंटेंसिटीज का तो कोई फंडा ही नहीं बनता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज तो ऑल मीडियम में वैक्यूम में और सब जगह क्या होता है सेम रहता है, ठीक, ऑल फ्रीक्वेंसीज इन फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन वैक्यूम, फॉर ऑल वेवलेंथ्स इन वैक्यूम। बताओ जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, बहुत सिंपल सा। इज नॉट सेम, सेम नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लेना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना आप। देखते हो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, और बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन सेक्शन में मिलेगा, तो चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बाकी मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि मैं ये चेक कर पा रहा हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, what uniform magnetic field applied perpendicular to a beam of electron moving at 1.3 into 10 to the power 6 meter per second is required to make the electron travel in a circular arc of radius 0.5 meter, 0.35 मीटर, सॉरी 0.35 मीटर। देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखा है आपके पास 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, रेडियस दे रखा आर दे रखा आपके पास दैट इज 0.35 मीटर। तो आपसे क्या पूछा कि व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि वो एक सर्कुलर ट्रैक्स में क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। ठीक, तो सिंपली देखो जो फील्ड होगा वो फील्ड जब फोर्स अप्लाई करेगा कितना फोर्स लगाएगा, क्यूबीबी लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, और क्योंकि क्यूबीबी फोर्स है इसकी वजह से ये फोर्स जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये mv²/r के इक्वल होगा। ठीक, तो यहां से एक v कैंसिल हो जाएगा आपका सिंपली, और v निकल के आ जाएगा यहां से, दैट इज mv/qr। ठीक हो गया। देखो m आपका जो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू v आपका 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 और इंटू r जो रेडियस है वो 0.35 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से इस क्वेश्चन का मतलब कैलकुलेशन सॉल्व करो। 9.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, ठीक, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे भाई, 1.6 से, और फिर डिवाइड करेंगे हम 0.35 से, तो ये करीब आपका आ रहा है 21.125 इंटू 10 टू द पावर, देखो काउंट कर लो, ठीक, 31 ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी 31 क्यों लिखा मैंने, 19 लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी, ये माइनस का 19, ठीक, तो ये 19 ऊपर जाएगा, तो 19 प्लस 6 कितना जाएगा, तो 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, कितना जाएगा 25, तो 31 में से
25 घटा दोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो अब इसको लिखोगे 2.1 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, 2.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक, इसका ऑप्शन और क्या दे रखा है देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। टेस्ला, ये वाला टेस्ला में आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में सारे वैल्यूज दे रखे हैं, इसलिए जो भी वैल्यू निकल के आएगा इस क्वेश्चन में से, तो ये जो आंसर आएगा ये टेस्ला में आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स where their distance from screen is half, then what is the fringe width? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज 10 टाइम्स। स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है डी डैश, ये हमने 10 टाइम्स कर दिया डी के। ठीक, और डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज हाफ, और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है ये हमने हाफ कर दिया, d/2 कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो न्यू जो फ्रिंज विड्थ होगा बीटा डैश दैट इज लैम्डा डी डैश डिवाइड बाय कैपिटल डी डैश। तो लैम्डा 10d डिवाइड बाय d/2, ये 2 पर चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा 20 लैम्डा स्मॉल d बाय कैपिटल d। तो ये इनिशियल फ्रिंज विड्थ होगा, तो जो फाइनल फ्रिंज विड्थ है बीटा डैश वो क्या जाएगा, वो 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्या जाएगा 20 टाइम्स। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, मैंने यहाँ पे गलत लगाया, फॉर्मूला ही गलत लगाया यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक, तो लैम्डा कैपिटल d/2 डिवाइड बाय स्मॉल डी हो जाएगा 10d, स्मॉल डी डैश ले लेना, इसको दोनों को डी डैश लेना, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/20 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दिया जाएगा 1/20 बीटा। तो बीटा डैश जो है वो 1/20 बीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपका फ्रिंज विड्थ जो है वो 1/20 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 8 milligram is kept suspended by applying a potential difference of 100 volt between two metallic plates kept separated by a distance 1 centimeter. Number of electrons on the oil drop are। ठीक, नंबर ऑफ ऑयल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, उस ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले चार्ज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 100 वोल्ट, ठीक, जो कि एक मेटेलिक दो प्लेटों के बीच में है, जिसका सेपरेशन कितना भाई 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो सिंपली अगर दो प्लेटें हैं, ठीक है, अच्छा दो प्लेटें हैं, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऊपर की तरफ, ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस आपका है ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर Q इंटू ई, ठीक, और एक इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, तब जाके यहाँ पे ऑयल ड्रॉप जो है ये बैलेंस हो जाएगा। ऑयल ड्रॉप क्या जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखो सिंपली तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने क्यू ई इज इक्वल टू अपने mg सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक, तो Q यहां से आ जाएगा mg बाई ई, ठीक, और E को हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे V बाई डी, तो D ऊपर चला जाएगा, तो mg d बाई वी। देखो mg, m आपका है कितना, m कितना है 8 मिलीग्राम है, V 10 है, और D आपका सॉरी V हमारा 100 है और D हमारा 0.1 नहीं, भूल जा रहा हूं कहाँ है भाई, 1 सेंटीमीटर है, वैल्यू रख दो यहाँ पे। देखो m हो जाएगा आपका 8 मिलीग्राम, तो 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक, इंटू जी हो जाएगा हमारा 10 मिलीग्राम ना, इसे 10 टू द पावर माइनस 6 लिखा है, ग्राम होता है तो 10 टू द पावर माइनस 3 लिखते हैं, केजी में कन्वर्ट करते हैं उसको। डी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय वी दैट इज 100। ठीक, इससे कैंसिल कर देना, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 कूलम आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे एन ई,
तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉइंट हटा देना पर जीरो। ठीक, 8 से कट कर देना, 8 दूना 16 और सॉरी 16 पंजे 80 कर दो डायरेक्टली, 16 पंजे 80 तो 5 गुना 10 की घात, ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9, 19 में से 9 घटेगा तो 10 बचेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे एक्सिस अमाउंट में, 5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है इसका, 5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया गया है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग। ठीक, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी फोर्स नहीं लगाता है, ये दिमाग के अंदर भर लो। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, the focal length of objective of a microscope is f naught and that of the eyepiece is fe. The apertures of objective is do and that of eyepiece is de. Which of the following relation is correct? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आई माइक्रोस्कोप की, है ना। तो माइक्रोस्कोप के केस में जो आपका क्या होता है, माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम रखा जाता है और आईपीस का ज्यादा रखा जाता है। तो यहां से एक रिलेशन ये आता है कि एफ ओ जो है वो लेस होगा एफ ई के, एफ ओ लेस होगा किसके, एफ ई के लेस होगा। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एपर्चर भी छोटा होता है और आईपीस का एपर्चर बड़ा रखा जाता है, एपर्चर। ठीक, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, मतलब डी ओ इज लेस देन डीई माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, तो क्या ये बी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं? यस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एफ ओ इज लेस देन एफ ई एंड डी ओ इज लेस देन डीई। माइक्रोस्कोप के केस में आईपीस का एपर्चर भी बड़ा रखा जाता है और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। ठीक, और आईपीस के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसका एपर्चर छोटा होता है और फोकल लेंथ भी बहुत कम रखा जाता है ताकि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टी नॉट इफ द मैग्नेट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, transverse to it length, the new time period of oscillations of one part will be। एक न्यू पार्ट का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे हम, टाइम पीरियड निकाला कैसे जाएगा। तो अगर देखो एक मैग्नेट अगर रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इसको हम थीटा एंगल पे यहां से क्या करते हैं, टर्न करते हैं। थीटा एंगल मान लो यहाँ पे टर्न करेंगे तो इसमें एक टॉर्क लगेगा टाउ, दैट इज व्हाट, दैट इज एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। थीटा स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, टाउ हो जाएगा हमारा आई अल्फा, दैट इज इक्वल टू एम बी थीटा। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी थीटा अपॉन आई। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो इसका मोशन होगा एस एच एम, एस एच एम होगा। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा अपॉन आई, तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पे जो है बेटा आई जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सिंपली तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा, ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज एम बी अपॉन आई। ठीक, तो टाइम पीरियड टी हो जाता है आपका 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। नाउ अब कह रहे कि मैग्नेट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया हमने, उसको कट कर दिया है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, इस लेंथ के ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आई एम वेटिंग। बोलो।
ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कट अक्रॉस इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अक्रॉस काटा गया, और परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्ग एक्सिस, है ना। किसके अलोंग काटा गया? इसके लेंथ के अक्रॉस इसको कट करा गया है। तो लेंथ के अलोंग अगर लेंथ सॉरी क्या कह रहा हूं, लेंथ के अलोंग अगर इसको कट किया गया होगा तो ये एक बार मैग्नेट है ना, इसको 3 इक्वल पीसेस में क्या कर देंगे हम? कट कर देंगे। तो 3 इक्वल पीसेस में कट करेंगे तो क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, आई चेंज होगा, और एम भी चेंज होगा। एम का वैल्यू भी क्या होगा भाई? चेंज होगा। ठीक, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कट कर दोगे तो डायपोल मोमेंट जो है एम जो है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एम जो है वो क्या होता है? क्यू एम इंटू एल होता है ना, क्योंकि एल को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका एम क्या हो जाएगा? क्यू एम एल बाई 3, मतलब एम जो है वो 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर एम 3 टाइम्स रिड्यूस होगा, आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का 1/12 एम एल स्क्वायर। तो अगर मैं एल को 3 टाइम्स रिड्यूस कर दूं तो ये एल बाई 3 हो जाएगा, एल बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 1/9, 1/9, मतलब 1/9 टाइम्स इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रिड्यूस होगा अगेन। ठीक, नीचे 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? अच्छा, इसका मास भी क्या होगा? मास भी रिड्यूस होगा, मास भी आपका क्या होगा? रिड्यूस, 3 टाइम्स रिड्यूस होगा तो मास m/3 हो जाएगा। तो सिंपली मास का 1/3 और इसका क्या कहते हैं, लेंथ का जो 1/9 और इसका 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इसका। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, T0/3 आएगा, T0/3, क्योंकि स्क्वायर रूट में 9 बचेगा ना, स्क्वायर रूट में 9 बचेगा तो इसका 1/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया था CUT में, बहुत अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक यूज करना है, थोड़ा आपको फॉर्मूला देखना है, ठीक, और एनालाइज करना है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना चेंज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना चेंज हो रहा है, वो सबको एनालाइज करके देन इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? आंसर करना है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।